Good morning, all of you. I was delivering the lecture on the topic, the power of the president of India. हम आपको भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बता रहे थे। तो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ शक्तियां दी गई हैं, प्रदान की गई हैं संविधान के अंतर्गत, जो कि उन शक्तियों का प्रयोग वह संविधान के अंतर्गत रहते हुए करता है। तो उसको कार्यपालकीय शक्तियां, विधायी शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैनिक शक्ति और अध्यादेश जारी करने की शक्ति तथा आपातकालीन शक्तियां। तो इस ढंग से कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं। आपको हमने पिछले लेक्चर में हमने विधायी शक्तियों के बारे में बताया था। तो राष्ट्रपति जो है सदन का सत्रावसान कर सकता है, सदन का विघटन कर सकता है, सदन के सत्र को आहूत कर सकता है और वह जो है किसी भी विधेयक को जो उसके समक्ष भेजा जाता है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित, उस पर अपनी अनुमति देता है। यदि वह अनुमति नहीं देता है, किसी चीज से असंतुष्ट है, किसी परिस्थिति में पुनर्विचार के लिए उस विधेयक को वापस भेज देता है, दे सकता है। अगर सदन किसी संशोधन के साथ या बिना संशोधन के वो वापस कर देती है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उसको अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। इस तरह से राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद 3 के अधीन किसी भी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, एरिया में किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो और किसी राज्य की सीमा का विस्तार करना हो, किसी राज्य के क्षेत्रों नामों में परिवर्तन करने की राष्ट्रपति की शक्ति, संसद की शक्ति, तो राज्य किसी राज्य के क्षेत्र बढ़ा सकती है। किसी भी संसद को पावर है कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमा को कम कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो है भारत की राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ऐसा किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 के अधीन राष्ट्रपति को विधायी शक्ति के अंतर्गत पावर दिया गया है। यद्यपि संसद का काम है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो है वहां पर राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन की आवश्यकता होती है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। यह जो है आर्टिकल 3 के अंतर्गत ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। आर्टिकल 3 के अंतर्गत ऐसा करने का अधिकार दिया गया है और वह जो है अनुच्छेद 304 के अंतर्गत, आर्टिकल 304 के अंतर्गत कोई ऐसा राज्य है जो ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता मिली हुई राज्यों को, अगर कोई भी राज्य अपने राज्य में से व्यापार वाणिज्य के परिवहन पर रोक लगाता है, तो ऐसा वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से कर सकता है। He can restrain the transportation by the prior permission of the
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 304, 304 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ऐसा किया जाता है। अगर वो चाहता है कि किसी भी माल का परिवहन रोका जाए, व्यापार वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में वह आर्टिकल 304 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ऐसा कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस तरह से अनुच्छेद 304 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को विधायी शक्तियां प्रदान की गई और वह राज्यसभा के ऐसे 12 सदस्यों को यह मनोनीत कर सकता है जिसको कि जो है साहित्य विज्ञान कला, साहित्य लिटरेचर, साइंस, आर्ट, समाज सेवा, सोशल सर्विस के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा के ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जिन्हें की साहित्य विज्ञान कला तथा समाज सेवा में विशेष ज्ञान था, व्यवहारिक अनुभव। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को साहित्य विज्ञान कला समाज सेवा के ऐसे क्षेत्रों में जो विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं, ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 80 के अंतर्गत मिला हुआ है तथा वह यह आर्टिकल 331 के अंतर्गत लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को भी मनोनीत करता है। आर्टिकल 331 के अंतर्गत लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 ऐसे सदस्यों को मनोनीत कर सकता है अगर संसद में उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो। इस तरह से भारत के राष्ट्रपति को जो है ये सब विधायी शक्तियां भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राप्त है। इस प्रकार से राष्ट्रपति विधायी शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। उसको इसे विधायी शक्तियां भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया। अब राष्ट्रपति को सैनिक शक्ति, मिलिट्री पावर, राष्ट्रपति को सैनिक शक्ति भी प्रदान की है। अनुच्छेद राष्ट्रपति को सैनिक शक्ति भी प्रदान की गई है क्योंकि वह 3 सेनाओं का प्रमुख है, आर्मी, नेवल एंड एयर फोर्स। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मार्शल लॉ लागू करने का अधिकार दिया गया है। इस तरह से राष्ट्रपति को सैनिक शक्ति भी प्रदान की गई और कूटनीतिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति कोई भी संधि या समझौता कर सकता है। संसद
यद्यपि भारत राष्ट्रपति जो संधि या समझौता करता है उसका अनुमोदन संसद में उसका होना आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी देश से संधि कर सकता है, कोई समझौता कर सकता है, कोई विचार विमर्श कर सकता है और राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। डिप्लोमेटिक एजेंट जो होते हैं, डिप्लोमेटिक एजेंट्स की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। और मर्केंटाइल वाणिज्यिक दूतावास जो है, जो मर्केंटाइल जो है एजेंट्स जो है वाणिज्यिक दूतावासों के प्रतिनिधि हैं, उनको भी नियुक्त करने का अधिकार दिया है। डिप्लोमेटिक एजेंट्स और वाणिज्यिक दूतावासों के प्रतिनिधि नियुक्त का अधिकार भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। इस तरह से राष्ट्रपति जो है कोई भी संधि या समझौता कर सकता है, बशर्ते कि संसद द्वारा उसका अनुमोदन, वह तभी कानून का रूप लेता है जबकि संसद द्वारा उसका अनुमोदन हो जाए। इस तरह से यद्यप संसद उसका अनुमोदन करती है, लेकिन इसको संधि या समझौता करने का भी अधिकार दिया गया है। और डिप्लोमेटिक एजेंट्स की नियुक्ति, राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति तथा वाणिज्यिक दूतावासों के दूतों की नियुक्ति का अधिकार भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिला हुआ है। और इसके पश्चात भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। आर्टिकल 123 के अंतर्गत पावर ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। Under Article 103, there is power has been given to the proclamation of the ordinance to the President of India. तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश प्रख्यापित करने की भी शक्ति प्रदान की है। यह अध्यादेश, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कब किया जाता है? अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो और कानून बनाने की तुरंत आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में जो है अनुच्छेद under Article 103 there is provision, the provision has been given, provision under the provision of 123 the president may exercise this power under the Indian Constitution under Article 123। तो इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को 123 के अंतर्गत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अध्यादेश कब जारी कर सकता है? The question arises here, when the ordinance may proclaim, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अध्यादेश कब जारी किया जाता है? The question here, when the ordinance may proclaim, अध्यादेश कब जारी किया जाता है? अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो। When the houses of the parliament, in the houses of the parliament is not in session, in the houses of the parliament is not in session, then power has been conferred under Article 23 to the President of India. He may exercise this power.
जब संसद के दोनों सदन सत्र में न हो, अर्थात लोकसभा सत्र में न हो, राज्यसभा सत्र में न हो, ऐसी परिस्थिति में कानून बनाने की अगर तुरंत आवश्यकता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकेगा। और अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो कि संसद के किसी अधिनियम का होता है। अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो कि संसद के किसी अधिनियम का होता है। और ऐसा अध्यादेश जारी करने के पश्चात सदन के सत्र में आने पर 6 सप्ताह के बाद 6 वीक्स के बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। जब सदन पुनः सम्मिलित होती है, पुनः बैठती है, ऐसी परिस्थिति में 6 सप्ताह के पश्चात पुनः 6 सप्ताह के पश्चात जो है यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। अगर इसके अनुमोदन का संकल्प पारित कर देती है तो अनुमोदित हो जाएगा। अगर सदन बैठती है तो ऐसी परिस्थिति में 6 सप्ताह के बाद यह अध्यादेश जो है समाप्त हो जाएगा। या राष्ट्रपति द्वारा इसे तुरंत वापस भी लिया जा सकता है। अध्यादेश को राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस भी लिया जा सकता है। सदन जब पुनः सम्मिलित होती है उसके 6 सप्ताह बाद यह प्रवर्तन में नहीं रहेगा। और लेकिन अगर पुनः सदन इसका अनुमोदन कर देती है तो अध्यादेश पुनः आगे प्रवर्तित रहेगा। ऐसी परिस्थिति में अध्यादेश का वही बल प्रभाव होता है जो कि किसी संसद के किसी अधिनियम का, जैसे संसद ने स्वयं ही विधि को निर्मित किया। लेकिन इसमें सवाल उठता है कि अध्यादेश जो जारी किया जाता है यह मंत्रिमंडल की सलाह से ही जारी किया जाता है। इसमें मंत्रिमंडल का ही परामर्श होता है कि उसमें अध्यादेश जारी कर दे, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दे ताकि कानून का निर्माण किया जा सके। लेकिन डीसी वाधवा स्टेट ऑफ बिहार का एक मामला है। डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। In this case, without the proclamation of the ordinance, बिना अध्यादेश जारी किए ही अधिनियम बना दिया गया। अध्यादेश जारी नहीं किया गया और अधिनियम बना दिया गया। ऐसी परिस्थिति में जो है न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया गया। न्यायालय ने उस व्यक्ति को पारितोषिक प्रदान किया जिन्होंने कि न्यायालय का ध्यान अध्यादेश न जारी करने को। कोई कानून ऐसा था जो कि 1967 से लेकर वह 4-5 साल तक के लिए वह आगे जारी किया जाता है लगातार। लेकिन जब जांच किया गया तो पाया गया कि इसमें उस सदन द्वारा कोई अध्यादेश जारी नहीं किया गया। बिना अध्यादेश जारी किए ही वह कानून अस्तित्व में रहा। तो डीसी वाधवा महोदय ने सदन का ध्यान आकर्षित कराया, न्यायालय का ध्यान आकर्षित कराया, विदाउट द प्रोक्लेमेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस, बिना की अध्यादेश जारी किए हुए ही वह कानून अस्तित्व में रहा है। तो न्यायालय ने उसको संवैधानिक घोषित किया कि जो नियम था वो संवैधानिक था
और उस व्यक्ति को जितने उनके न्यायालय का अधान अध्यक्ष कराएगा था उसको पारितोषिक प्रदान किया गया। तो अध्यादेश जारी करने के अंतर्गत देखा जाना चाहिए क्या सदन वास्तव में सत्र में नहीं है। तो सदन वास्तव में अगर सत्र नहीं हो तभी अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से भारत के राष्ट्रपति को संसद के अंतर्गत क्षमादान की भी शक्ति प्रदान की है। पावर ऑफ पार्डन प्रेसिडेंट, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत प्रदान की गई। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा प्रदान कर सकता है। किसी भी मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति के को क्षमा प्रदान कर सकता है। यदि किसी ने मृत्युदंड, अगर न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंडादेश दे दिया है, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है अंडर आर्टिकल 72 उसको क्षमादान की शक्ति प्रदान कर सकता है, पूरी तरह से क्षमा दे सकता है, या मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है, या दंड का निलंबन कर सकता है, दंड का परिहार कर सकता है, दंड को कम कर सकता है। तो पावर, दिस पावर हैज बीन गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72। राष्ट्रपति किसी भी दंडित व्यक्ति को समाधान प्रदान कर सकता है, मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को जो है क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड पाए हुए व्यक्ति को आजीवन कारावास में दे सकता है, या किसी भी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे व्यक्ति को जो है पूरी तरह से दंड का परिहार कर सकता है, या दंड को कुछ समय के लिए टाल सकता है, या दंड को पूरी तरह से माफ कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति भी प्रदान की है। और भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। अनुच्छेद आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी पावर दिए गए। इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। तो 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात के संबंध में बंद है। जब युद्ध आक्रमण, राष्ट्रीय आपात जब युद्ध आक्रमण सशस्त्र विद्रोह की शंका, जब युद्ध आक्रमण सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने की आशंका हो, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ऐसी राष्ट्रीय आपात जो है किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है या पूरे देश में हो सकता है। तो 352 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का अधिकार दिया गया तथा 365 356 के अंतर्गत संवैधानिक आपात, 356 के अंतर्गत आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो है संवैधानिक आपात, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, राष्ट्र संवैधानिक आपात। संवैधानिक आपात का तात्पर्य क्या है? संवैधानिक आपात जब किसी राज्य की सरकार संविधान के बंधों के अनुसार नहीं चलाई जाएगी, ऐसी परिस्थिति में किसी भी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की सरकार संविधान के बंधों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है,
ऐसी परिस्थिति में 356 के अंतर्गत संवैधानिक आपात की घोषणा कर सकता है और संवैधानिक आपात की घोषणा करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है और सदन को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। तो 356 के अंतर्गत संवैधानिक आपात की घोषणा जारी करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। और 360 के अंतर्गत यह व्यवस्था प्रदान की गई है जब किसी देश का संपूर्ण वित्तीय स्थायित्व संकट में हो, संकटापन्न हो, या देश के कुछ भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, ऐसी परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार है कि संपूर्ण देश में या उस भाग में जहां की वित्तीय आपात की स्थिति विद्यमान है वहां पर वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। तो यह पावर भी प्रेसिडेंट को आर्टिकल 360 के अंतर्गत प्रदान किया गया है। लेकिन आज तक ऐसी परिस्थिति विद्यमान नहीं हो रही, आज तक ऐसी परिस्थिति नहीं आई हो या फिर राष्ट्रपति ने वित्तीय आपात की घोषणा किया। तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भी आर्टिकल 360 के अंतर्गत दी गई। तो आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत 300 आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक 3 तरह की आपात शक्तियां प्रदान की गई है जिनमें कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है और आपातकाल की घोषणा करके जो है उस स्थिति का आपातकाल की घोषणा करता है जिसको 352 से 360 के अंतर्गत ऐसे फंड प्रदान किया गया है। धन्यवाद। आई विल थैंक यू वेरी मच।